तो नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसका नाम है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। देखिए इसके अंदर क्या रहता है कि हमारे बिजनेस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, तो हम उसको डिस्क्लोज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं उनके बारे में हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो उसे हम रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से उन सबको हम डिस्क्लोज करते हैं। तो क्या जरूरत है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की? तो जब हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है रिलेटेड पार्टी के बीच में, तो वहां पर एक मेन जो जरूरत है वो है आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। मतलब एक अननोन के साथ में जब आप काम करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो अनबाइज्ड होता है। लेकिन जब आप रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो बाइज्ड होती है। आप किसी को जानते हैं तो उसका कुछ फेवर भी आप कई बार कर लेते हैं। रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप अफेक्ट द वॉल्यूम एंड डिसीजन ऑफ द बिजनेस ऑफ वन एंटरप्राइज फॉर द बेनिफिट ऑफ द अदर एंटरप्राइज। तो हम कई बार किसी को फेवर करके दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। Hence, disclosure of related transaction is essential for proper understanding of financial performance and financial position of enterprise। ठीक है, तो ये सभी कंपनी के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है। तो यहां पर AS 18 में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किसे बोला गया? तो ये कहती है कि ए ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज और ऑब्लिगेशन बिटवीन रिलेटेड पार्टी रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट ए प्राइस इज चार्ज। तो अगर कोई भी ट्रांसफर हो रहा है रिसोर्सेज का या ऑब्लिगेशन का रिलेटेड पार्टी के बीच में, प्राइस चार्ज हुआ है या नहीं, उसे हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बोलेंगे। तब बिना पैसे के भी कोई ट्रांसफर हुई है चीज, उसे भी हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के दायरे में लेकर आए। लायबिलिटी ट्रांसफर हुई, ने कहा आप मेरी पेमेंट कर दीजिए, कोई भी ऑब्लिगेशन है। कंट्रोल का क्या मतलब है? ओनरशिप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ मोर देन 1/2 ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ। तो 50% से ज्यादा अगर आपके पास ओनरशिप है तो इसका मतलब आपका उस बिजनेस पे कंट्रोल है। अगर हम ये कहें कि अगर आपका किसी बिजनेस पे कंट्रोल है, तो कंट्रोल का मतलब आपके पास मोर देन 50% वोटिंग पावर इक्विटी शेयर है। कंट्रोल ऑफ द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ कंपनी और कंपोजिशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग गवर्निंग बॉडी इन केस ऑफ अनदर एंटरप्राइज। जब हम होल्डिंग कंपनीज का चैप्टर पढ़ते हैं, वहां पर भी हम ये कहते हैं कि होल्डिंग कंपनी वो होती है जिसके पास मोर देन 50% वोटिंग पावर होती है, या एक कंपनी दूसरी कंपनी के कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल कर। अगर हम किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसका मतलब हम उस बिजनेस को ही कंट्रोल। A substantial interest in voting power and power to direct by statute or agreement the financial or operating policy of the enterprise। यहाँ पर ये एडिशनल है, अगर हमारे पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है वोटिंग पावर में से मोर देन वोटिंग पावर है, और हम उनके पॉलिसी वगैरह बनाने में उनको डायरेक्ट कर रहे हैं कि आप ऐसे पॉलिसी बनाइए, ऐसे बनाइए, तो वो भी हम कंट्रोल के दायरे में बोलेंगे कि कंट्रोल है। It is pertinent to note that above definition of control under AS 18 is relatively wider than AS 21 consolidated financial statement। AS 21 हम ऑलरेडी उसका कंटेंट पढ़ चुके, जो AS 21 में होल्डिंग कंपनी का रहता है। वहां पर उससे ज्यादा इसलिए क्योंकि उसमें A और B है, यहाँ पर C भी आ रहा है एक्स्ट्रा।
दिस इज सो बिकॉज क्लोज सी एडिशन है AS21 से। AS21 में जो कंट्रोल का मीनिंग है उससे एक्स्ट्रा यहाँ पर सी पार्ट आ रहा है। ऑल्सो AS18 clarifies that for the purpose of AS18 an enterprise is considered to control the composition of board of director of company if it has the power without the consent or concurrence of any other person to appoint or remove all or majority of director करने। आप कंट्रोल करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, इसका मतलब क्या है? आप मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हटा सकते हैं बिना किसी से पूछे, तो आप इसका मतलब उन्हें कंट्रोल करते हैं। Put differently, control to the composition of board of director is determined with the reference to the authority of an enterprise to appoint or remove all or majority of director of another enterprise without concurrence of any other। तो वही बात बताई जा कि आप आराम से बिना किसी और से पूछे हुए अपॉइंट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो आप उसको कंट्रोल कर। Further, an enterprise is deemed to have power to appoint director member of the governing body if any of the following condition is satisfied। A person cannot be appointed as director member of the governing body without the exercise in his favor by his enterprise of such power therefore, or a person appointment as director member of governing follow necessarily from appointment to position held by him in that enterprise or the director member of the governing body is nominated by that enterprise। In that case, the enterprise is a company, the director by the company subsidiary thereof। तो यहाँ पर ये लिखा है कि आप किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते बिना मेरे से पूछे हुए, या मेरे से आप अप्रूवल के बगैर किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते, मेरे से नॉमिनेट करे बगैर आप अपॉइंट नहीं कर सकते। तो मेरा कंट्रोल हुआ ना पूरा का पूरा, आप तो खुद कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपके बिजनेस पे पूरा कंट्रोल कर, क्योंकि मेरे बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो मैं आपके बिजनेस को कंट्रोल कर। शॉर्टकट में यही बात। जो सी क्लोज में बात आ रही थी कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, मैंने बताया भी था, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब है 20% या मोर आपके पास वोटिंग पावर, तो उसे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। ये और भी बहुत जगह काम आता है, जहां पर भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है वहां मतलब यही होता है 20 वोटिंग पावर। सिमिलरली एन इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड टू हैव ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट अगर वो 20% या उससे ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब ये है कि वो या उसके रिलेटिव्स मिलाकर 20%, ठीक है, या किसी और बिजनेस में जहां पर वो पार्टनरशिप फर्म है उनके पास भी कुछ शेयर है। वैसे जनरली इंडिविजुअल के केस में होता है वो इंडिविजुअल और उसके फैमिली के पास में मिलाकर शेयर्स होते हैं, वो देखा है। एक वर्ड यूज होता है एसोसिएट, वो क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएट? AS18 defines an associate as an enterprise in which an investing reporting party has significant influence and which is neither a subsidiary nor a joint venture that party। मेरा एक एसोसिएट कंपनी है, ना तो मैं उसकी होल्डिंग कंपनी हूं, ना वो मेरी सब्सिडरी कंपनी है। होल्डिंग सब्सिडरी होता है जब कंट्रोल होता है, मतलब मोर देन 50% शेयर होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? होल्डिंग सब्सिडरी। वो नहीं है। जॉइंट वेंचर नहीं है। जॉइंट वेंचर का मतलब होता है मिलकर काम कर, वो भी नहीं, ठीक है। लेकिन
मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है कंपनी में और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एसोसिएट। Therefore, an associate should not be a subsidiary, neither a joint venture. And the term significant influence का मतलब क्या है? Participation in the financial and operating policy decision, but not control of these policy. तो जब भी कोई कंपनी अपने फाइनेंशियल या ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजन ले रही है, तो मैं भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूं, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर रहा। मतलब मैं अपने हिसाब से उस कंपनी की फाइनेंशियल ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन जब वो डिसाइड कर रहे हैं तो उसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं। मान लिया 10 लोगों का एक कोर ग्रुप है, उसमें एक मैं भी हूं, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूं, लेकिन मैं उसको कंट्रोल नहीं कर रहा। कंट्रोल करने का मतलब जो मैं कहूंगा वही होगा, वो नहीं हो रहा, लेकिन मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं। फर्दर, AS18 clarified the significant influence may be exercised in several ways. केवल एक तरीका नहीं है, बहुत सारे। फॉर एग्जाम्पल, बाय रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक दो लोग हमारे हैं। पार्टिसिपेशन इन द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मटेरियल इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, हमारी कंपनी मालिया एक कंपनी है, उसकी काफी मेजर ट्रांजेक्शन हमारे साथ ही होती है, उनको रॉ मटेरियल हम ही देते हैं। इंटरचेंज ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, डिपेंडेंस ऑन टेक्निकल इंफॉर्मेशन, मतलब ना तो वो हमारी सब्सिडरी है और ना ही ज्वाइंट वेंचर है, लेकिन फिर भी हमारा इन्फ्लुएंस है उसका। हम जो कहते हैं वो हमारी बात का एक वजन है, हम कुछ कहेंगे तो वो हमारी बात को इग्नोर नहीं करें। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में बी गेन बाय शेयर ओनरशिप, स्टैट्यूट एग्रीमेंट एज रिगार्ड्स शेयर ओनरशिप। इफ एन इन्वेस्टिंग party holds directly or indirectly 20% or more enterprise, it is presumed that investing has significant influence. तो अगर आपके पास 20% या उससे ज्यादा शेयर है तो भी हम सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बोले, unless it can be clearly demonstrated that this is not the case. Conversely, if the investing party holds directly or indirectly through intermediaries less than 20% of voting power, it is presumed that investing party does not have significant influence unless such influence can be clearly demonstrated. अगर आपके पास किसी कंपनी का 20% या उससे ज्यादा है तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 20% से कम है तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। ऐसा भी है कि आपके पास 20% से कम वोटिंग पावर है, लेकिन वो जो ऊपर 4-5 पॉइंट है, आपका मटेरियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, डिपेंडेंस है टेक्निकल इंफॉर्मेशन पर, पॉलिसी मेकिंग में आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो भी वो हमारा इन्फ्लुएंस हो सकता है। तब 20% है तब तो हम कहेंगे कि है ही, अनटिल अनलेस कि ये हो कि भैया है ही नहीं, कोई और ऐसा रीजन हो। तो 20% होने से हम ये कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। 20% से कम है तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन उस सिचुएशन में भी अदर रीजन से हो सकता है। एक पॉइंट है ये भी, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट तो है ही 20% होने, लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या नहीं, ये जरूरी नहीं है 20% हो सकता है हमारे पास 20% है, वो भाव ही नहीं देते, ऐसी की तैसी हम पे बहुत इन्वेस्ट, हम निकल, हमारे को कहीं कुछ करने ही नहीं देते। लेकिन ये भी हो सकता है हम 18% 15% पे, फिर भी हम उन्हें काफी हमारी बात मानते हैं क्योंकि कोई इन्वेस्टर नहीं। A substantial or majority ownership by another investing party does not necessarily preclude an investing party from having significant influence. कोई बात मैंने आप
एक आता है की मैनेजमेंट पर्सनल। आपके बिजनेस में कुछ ऐसे मैनेजमेंट में लोग होते हैं जो की मैनेजमेंट मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिनके बगैर आपके बिजनेस में काम नहीं चलता। As per AS18, key management personnel are those person who have the authority and responsibility for planning, directing, and controlling the activities of the report enterprise. रिपोर्टिंग मतलब जो हमारी कंपनी की बैलेंस शीट रिपोर्ट हो रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट हो रही है, तो हमारी कंपनी के जो प्लानिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोल होती है एक्टिविटीज, वो जो लोग करते हैं उसे हम की मैनेजमेंट पर्सनल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर्स, मैनेजर ना, एनी पर्सन इन अकॉर्डेंस विद whose डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करते हैं, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं? की मैनेजमेंट पर्सनल। मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर्स, मैनेजर वगैरह, ये सब कौन होते हैं? की मैनेजमेंट पर्सनल। AS18 further provides an explanation that non-executive director of a company is not considered as a key management personnel under the standard by virtue of merely his being a director unless he has the authority and responsibility of planning, directing, controlling the activity, reporting. कई बार क्या होता है, हम कुछ लोगों को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना देते, जैसे पार्टनरशिप में होता है ना, स्लीपिंग पार्टनर होते हैं, पैसा लगाया है तो पार्टनर है तरीके से, एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करते, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कि भैया डायरेक्टर बना दिया, लेकिन कोई ऐसा एक्टिवली वो आते नहीं है डायरेक्टर की मीटिंग ज्यादा एक्टिवली, तो उनको हम की मैनेजमेंट पर्सनल में नहीं लेंगे अनटिल अनलेस वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो, अदरवाइज नहीं लेंगे, क्योंकि जनरली वो आते नहीं है। द रिक्वायरमेंट ऑफ AS18 should not be applied in respect of non-executive director, ठीक है, even if he participates in financial and operating policy decision unless he falls in the category of related party relationship discussed, तो जनरली वो आते नहीं है। रिलेटिव का क्या मतलब होता है? अभी तो हम केवल ये देख रहे हैं AS18 में अलग अलग चीजों का क्या मतलब। जैसे मैंने कहा था ना, इंडिविजुअल के केस में हम 20% और मोर जो वोटिंग पावर है वो इंडिविजुअल और रिलेटिव के लिए देखते हैं, तो रिलेटिव का क्या मतलब? इंडिविजुअल के केस में स्पाउस, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, जिनका इन्फ्लुएंस है, ठीक है, वो सब रिलेटिव के मीनिंग। एक वर्ड आया था बीच में, ज्वाइंट वेंचर। देखिए, ज्वाइंट वेंचर होता है मिलकर काम करना अदर देन पार्टनरशिप। तो AS18 कहता है कि ज्वाइंट वेंचर का मतलब है कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है जहां दो या दो से ज्यादा पार्टी मिलकर इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है, ज्वाइंट कंट्रोल हो, मिलकर काम करना। ज्वाइंट कंट्रोल का क्या मतलब है? यहाँ ऊपर वर्ड आया ना, ज्वाइंट कंट्रोल, तो ज्वाइंट कंट्रोल का क्या मतलब है? तो AS18 कहता है ज्वाइंट कंट्रोल का मतलब है कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीड शेयरिंग ऑफ पावर to govern the financial and operating policy of economic activities so as to obtain benefit from it। मतलब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया और हमने देखा कि हम अपना बिजनेस जो चला रहे हैं
उसमें आपकी डिसाइड कर लिया कि हमारी शेयरिंग है पावर, आपकी भी हमारी भी। हम फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी बनाएंगे के लिए। अकॉर्डिंगली when two or more parties contractually agree to share power to govern the financial operating policy, the contractual agreement is termed as joint contract. जैसे मान लिया दो तीन कंपनी ने मिलके एक हाउसिंग प्रोजेक्ट पे काम कर, तो वो शेयर कर रहे हैं, तो ज्वाइंट कंट्रोल कर रहे हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, ज्वाइंट वेंचर डज नॉट डिपेंड अपॉन वोटिंग पावर ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व। ज्वाइंट वेंचर के केस में वोटिंग पावर तो इन्वॉल्व होती नहीं है, मतलब आपके पास कितना शेयर है उसका कोई लेना देना। रादर ये है कि आपका कंट्रोल कितना है उस एक्टिविटी, क्योंकि पर्टिकुलर किसी काम के लिए मिलकर जुड़ते हैं, उनकी ओनरशिप का कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है हम ऐसी ज्वाइंट वेंचर किसी के साथ कर रहे हैं, उनके पास हमारे 1% भी शेयर नहीं है, 2% शेयर हमारे पास है, उनके पास 1% भी नहीं है, फिर भी ज्वाइंट वेंचर है। तो ज्वाइंट वेंचर के लिए वोटिंग पावर का कोई लेना देना नहीं हो। ठीक है। होल्डिंग कंपनी क्या है, जिसकी सब्सिडियरी कंपनी होती है, तो हमें सब्सिडियरी कंपनी समझना पड़ेगा क्या होता है। इन विच अनदर कंपनी होल्ड्स ईदर बाय इटसेल्फ और थ्रू वन और मोर सब्सिडी मोर देन वन हाफ। अब यहां पर मतलब क्या है, मान लीजिए एक एच लिमिटेड है, एक एस लिमिटेड है, के 50,000 शेयर हैं, इनके पास 30,000 शेयर हैं। तो एच के पास सब्सिडरी के मोर देन 50% शेयर है, इसको हम क्या बोलेंगे, होल्डिंग कंपनी है ये कौन है, एस सब्सिडरी। ठीक है। मान लिया एक यू लिमिटेड है, उसके पास 20,000 शेयर है, ठीक है? और इसके 11,000 शेयर एस के पास है। आपस में एस और यू में क्या रिलेशन है, एस कौन है, यू कौन है। लेकिन अगर हम बात करें इस केस में, तो ये भी होल्डिंग कहलाएगी, क्योंकि या तो होल्डिंग के पास खुद से ही दूसरी कंपनी के मोर देन 50% शेयर हो, या इनकी सब्सिडरी के पास, ये भी हो सकता है के पास 6,000 शेयर है इस कंपनी के, इसके पास 5,000 है, ये भी हो सकता है। दोनों के पास मिलाकर मोर देन 50%, तो भी होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप आ जाता है। ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक ही कंपनी के पास सारे शेयर। तो दूसरी कंपनी है या तो खुद या एक से ज्यादा सब्सिडरी को मिलाकर आपके पास मोर देन वन हाफ इक्विटी, which another company control either by itself or through one or more subsidiary the composition of board of directors। हम किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, तो उसको हम सब्सिडियरी कंपनी। एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेरे हिसाब से मैं कंट्रोल करता हूँ, मैं होल्डिंग हूँ और वो सब्सिडी। ठीक है। फेलो सब्सिडियरी, AS 18 clarifies that companies considered to be fellow subsidiary of another if both are subsidiary of the same holding company। का मतलब एक होल्डिंग कंपनी है और इसकी दो सब्सिडरी, सब्सिडरी 1 एंड सब्सिडरी 2। ठीक है। ये आपस में कौन है, फेलो सब्सिडरी। ये होल्डिंग है और दोनों ही सब्सिडरी है एक ही होल्डिंग कंपनी। जैसे फादर है और दोनों बच्चे हैं उसके, तो आपस में भाई बहन है, भाई भाई या बहन या भाई बहन, तो वो फेलो सब। रिलेटेड पार्टी, a related party is essentially any party that control or can significantly
influence the management or operating policy of the company during the reporting period. यहां से क्या बात पता चलती है हमें कि हर साल की रिलेटेड पार्टी अलग अलग हो सकती है। हम केवल इस रिपोर्टिंग पीरियड के बारे में बात कि भैया इस रिपोर्टिंग पीरियड में जो पार्टी कंट्रोल करती है या सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर दी है मैनेजमेंट को या ऑपरेटिंग पॉलिसी ऑफ द कंपनी को, तो उसे हम रिलेटेड पार्टी बोलते हैं। Yes, 18 deals only with the following related party relationship. Enterprise that directly or indirectly through one or more intermediaries control or are controlled by or are under common control the reporting enterprise. This include holding subsidiary and fellow. तो एक तो रिलेटेड पार्टी कौन सी हो गई? होल्डिंग सब्सिडी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। तो होल्डिंग सब्सिडी रिलेटेड पार्टी है, एसोसिएट भी रिलेटेड पार्टी है, जॉइंट वेंचर भी रिलेटेड, ठीक है। इंडिविजुअल ओइंग directly or indirectly an interest in the voting power of the reporting enterprise that give control or significant influence of the enterprise a relative of any such individual। relative का मतलब हम पढ़ चुके हैं। तो अगर कंट्रोल है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है इंडिविजुअल का, तो वो भी कौन है? रिलेटेड। और की मैनेजरियल पर्सन एंड रिलेटिव ऑफ सच की मैनेजमेंट पर्सन। अब मान लिया कोई कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है तो उसकी वाइफ भी रिलेटेड पार्टी, बच्चे भी आएंगे, उसके पेरेंट्स भी हैं, ठीक है। एंटरप्राइज ओवर विच इंडिविजुअल और की मैनेजर पर्सन डिस्क्राइब एज अबव इज एबल टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अगर कोई इंडिविजुअल है या की मैनेजर पर्सनल है, वो किसी और एंटरप्राइज को कंट्रोल करते हैं, तो वो एंटरप्राइज भी रिलेटेड पार्टी। मान लिया मिस्टर एक्स है, मैनेजर है, तो कौन है वो? मैनेजर है, तो वो की मैनेजमेंट पर्सनल हो गए। मान लिया एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें इनका 80% शेयर है, तो ये इस पार्टनरशिप फर्म को भी कंट्रोल करते। अब ये पार्टनरशिप फर्म जब हमारी कंपनी के साथ डील करेगी तो ये भी रिलेटेड पार्टी मानी जाए। दिस इंक्लूड्स एंटरप्राइज ओन्ड बाय डायरेक्टर और मेजर शेयर होल्डर ऑफ द रिपोर्टिंग। चलिए अब हम इलस्ट्रेशन से थोड़ा सा न्यूमेरिकल मतलब इलस्ट्रेशन करते हैं ताकि आप यहाँ पर इंटरेस्ट शुरू। A Limited has two associates, B Limited and C Limited। एसोसिएट कौन सा पढ़ रहे थे हम? 20% या उससे ज्यादा का हो तो 25% बी है और 30% सी में हमारा हिस्सा है। वुड बी लिमिटेड इज कंसिडर्ड ए रिलेटेड पार्टी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सी लिमिटेड। देखिए हमने एक बात करी थी कि फेलो सब्सिडरी, दोनों सब्सिडरी एक कंपनी की आपस में फेलो सब्सिडरी होती है और रिलेटेड पार्टी के मीनिंग, लेकिन वो सब्सिडरी के केस में, स्टेट के केस में थोड़ी ना था। Both B Limited and C Limited are associate. Co-associate cannot be regarded as related party only by virtue of relationship. तो इन्हें आपस में क्या बोलेंगे? Co-associate, है ना। तो AS 18 क्या कहता है? Associate and joint venture of reporting enterprise the investing party or venture in respect of which the reporting enterprise is an associate or joint venture. As B Limited is not an associate of C Limited, nor is controlled directly or indirectly. तो हम कह सकते हैं कि बी और सी आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं, ठीक है।
इलस्ट्रेशन नंबर, पी लिमिटेड के पास 70% शेयर है क्यू के, तो पी लिमिटेड हमारी होल्डिंग कंपनी हो गई, क्यू लिमिटेड सब्सिडरी। क्यू लिमिटेड in turns own 50% of the voting interest in R लिमिटेड। अब यहां पर होल्डिंग नहीं हो पाई, क्यों? क्योंकि मोर देन 50% चाहिए। क्यू लिमिटेड के पास में 50% शेयर है आर के, लेकिन पी के पास 15% है आर के, तो दोनों के मिलाकर 65% हो गए। तो ये भी हमारी क्या हो गई? पी के लिए आर हमारी सब्सिडरी हो गई। क्या पी के पास कंट्रोल है आर का? बिल्कुल है। तो P Limited would consider to be to control R Limited. The definition of control as directly or indirectly more than one half of the voting power होना चाहिए, क्योंकि P के पास मेजोरिटी शेयर्स हैं Q के, तो वो सबसे कंट्रोल कर रही है P Q को, और Q के पास भी है, तो सारे मिलाकर मोर देन 50% है, तो हम उसको मानेंगे। तो बिल्कुल P कंट्रोल करती है R को, P होल्डिंग कंपनी है R की, और वो भी रिलेटेड। Illustration number 3. Please identify the related parties in respect of all the enterprises under yes if X के पास 51% शेयर है Y के, तो X होल्डिंग कंपनी है, तो रिलेटेड पार्टी हो गई X और Y। Y के पास 51% शेयर है Z के, हो गई Y रिलेटेड पार्टी है Y और Z, और X और Z भी है। O के पास 49% है Z के, तो O एसोसिएट हो गई O और Z। तो X लिमिटेड, Y लिमिटेड और Z एक दूसरे से रिलेटेड, O लिमिटेड और Z लिमिटेड भी एक दूसरे से एसोसिएट होने की वजह से रिलेटेड है, लेकिन X, Y और O का आपस में कोई हिसाब किताब, ठीक है। हस्बैंड और वाइफ के पास 34% शेयर है XY लिमिटेड। दे आर हैविंग ए सेपरेट पार्टनरशिप फर्म which supplies mainly the raw material to the company. The management says that the above transaction need not to be disclosed. देखिए, हस्बैंड वाइफ रिलेटेड पार्टी तो है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, और अगर वो एक ऐसी फर्म को बिलोंग करते हैं जो उनकी है, तो वो भी रिलेटेड पार्टी के दायरे में आती है, चाहे की मैनेजर पर्सन हो या इंडिविजुअल हो, तो वो भी रिलेटेड पार्टी में आएगा, ठीक है। तो डिस्क्लोजर तो आपको करनी पड़ेगी। तो एक्स वाई लिमिटेड एंड द पार्टनरशिप फर्म आर रिलेटेड पार्टी, वो रिलेटेड पार्टी है। क्यों है? क्योंकि अगर इंडिविजुअल हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट एंड if individual or also having any other enterprise over which individual has control or significant influence, then that another business will also be considered as related party, ये हम पढ़ चुके, and hence disclosure would be required irrespective of whether they are at arm's length or not. आप ये भी नहीं कह सकते कि ये तो आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन है, हम जिस रेट पर दूसरे को माल बेचते हैं या खरीदते हैं उसी रेट पर हम इनसे खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो क्या जरूरत है? नहीं, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन है या नहीं, AS 18 ये नहीं कहता है कि आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन है तो आप डिस्क्लोज मत करिए, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन नहीं है तो डिस्क्लोज करिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ये तो कह रहे हैं रिलेटेड पार्टी है तो आप डिस्क्लोज करिए कि ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के। हाँ जी, वहां पर
हमें ये भी बताना पड़ेगा ना, वो साथ में ये भी तो होना चाहिए कि वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है उनका। वो तो कहीं नहीं लिखा ना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। केवल माल सप्लाई करना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं, माल सप्लाई के साथ साथ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। मान लिया कोई हमें माल सप्लाई करता है, पूरे उनके अलावा और कोई है ही नहीं जो माल सप्लाई करे, इस वजह से उनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो वैसा भी साथ में लिखा होगा। लेकिन वो भी मान लिया हम एक से माल खरीद रहे हैं, वैसे और भी हम खरीद रहे हैं, जब तक लिखा नहीं होगा या हमें बताया नहीं जाएगा हम ऐसे एज्यूम नहीं कर सकते। हाँ, अगर एक ही है सप्लाई और कोई है ही नहीं तो हम अदरवाइज नहीं। अब क्या डिस्क्लोज करना है, ये कहता है एक तो रिलेशनशिप डिस्क्लोज करो क्या है, दूसरा जो ट्रांजैक्शंस हैं वो डिस्क्लोज, क्या रिलेशनशिप है और क्या ट्रांजैक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी, कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन। कंट्रोल कॉन्सेप्ट, वन पार्टी हैज द एबिलिटी टू कंट्रोल अदर, जैसे हमने बात करी थी ना, तीन बातें थी ना, 50% और मोर वोटिंग पावर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है, या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, जो बहुत सारे तरीके से हो सकते, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 5, X Limited is a wholly owned subsidiary of Z Limited and a 50% co-venturer in joint venture. तो X Limited Z की तो wholly owned subsidiary है और X और Y 50-50% joint venture। joint venture में खैर परसेंटेज की कोई ज्यादा अहमियत होती। Whether transaction between X, Y, Z would require disclosure, देखिए X और Z तो आपस में रिलेटेड पार्टी है ही, X और Y भी आपस में रिलेटेड पार्टी है, तो जो हमारा AS18 है वो कहता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक या दो इंटरमीडिएट्स के थ्रू कंट्रोल हो। कंट्रोल is defined as a substantial interest in voting power and power to direct by एग्रीमेंट है, स्टेट है, फाइनेंशियल या ऑपरेटिंग पॉलिसी। जेड लिमिटेड कंट्रोल करता है एक्स को, होली ओन्ड है, तो ये तो हमारी है ही रिलेटेड पार्टी। एक्स लिमिटेड का 50% वेंचर है ना, तो जेड लिमिटेड हैज द जॉइंट कंट्रोल ओवर द जॉइंट वेंचर ऑफ एक्स वाई थ्रू एक्स लिमिटेड। अब देखो जेड लिमिटेड जो है वो 100% सब्सिडरी है, 100% होल्डिंग है, तो मतलब पूरा जो भी एक्स है ही नहीं कुछ, एक्स क्या है, जेड ही है। इसका मतलब जो एक्स और वाई का जॉइंट वेंचर है वो एक तरीके से जेड और वाई का जॉइंट वेंचर। पता है क्या होता है, जैसे कोका कोला कंपनी का नाम सुन, तो वो क्या करती है, वो इंडिया में आकर एक कोका कोला इंडिया लिमिटेड बना और उसको 100% सब्सिडरी बना देती है अपनी पेरेंट का, क्योंकि इंडिया के अंदर इंडियन कंपनी होगी के बहुत सारे फायदे या बहुत, तो ऐसा काम कर, लेकिन है पेरेंट 100% तो उसी हिसाब से, तो यहां पर एक्स कुछ हो नहीं है, जेड है क्योंकि 100% कंपनी। हेंस ट्रांजेक्शन बिटवीन जेड एंड द joint venture may be considered as related party. However, some may argue that joint control does not give the power to direct financial or operating policy to an venturer, as all critical decisions are taken jointly. तो हम कह सकते हैं कि ये एप्लीकेबल नहीं है। देखो हमने क्या बात करी थी, एक होल्डिंग कंपनी है,
उसकी 2 सब्सिडरी है, तो ये क्या है? फेलो सब्सिडरी। ये हमारी रिलेटेड पार्टी के मीनिंग में आती है। अब हम और किसी को तो यहाँ ऐसा ले नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर होल्डिंग कंपनी है और होल्डिंग के बाद में एक होल्डिंग कंपनी का नाम है जेड, है ना, और जेड की एक सब्सिडरी है एक्स। अब एक्स वाई के साथ काम कर रहा है और दोनों कौन है? ज्वाइंट वेंचर। अब देखा जाए तो जेड और वाई आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं है किसी भी तरीके। क्यों? वो कंट्रोल थोड़ी ना कर रहे हैं वाई को। बताओ, क्या एक्स कंट्रोल कर रहा है वाई को या जेड कंट्रोल कर रहा है वाई को? उस पर्टिकुलर वेंचर में दोनों मिलकर पावर का आपस में हो, तो जेड और वाई हम कह नहीं सकते कि रिलेटेड पार्टी है, तो इसलिए बिल्कुल भी। और यहाँ पर 100% है या नहीं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहीं पर भी हमारा वर्डिंग ये नहीं लिखा 100% सब्सिडी होने से फर्क पड़ेगा। सब्सिडी का मतलब सब्सिडरी है, चाहे 100% है चाहे 51% है, अनटिल अनलेस जेड और वाई आपस में को वेंचरर होते ना, तो हम कह सकते थे, अदरवाइज इनका आपस में कह सकते, कोई जरूरत नहीं है। कर भी सकते हो कुछ, मतलब यहाँ पर एक थोड़ा सा ये है कि कोई लोग कह सकते हैं कि भैया है तो सही रिलेटेड, कोई कह सकता है नहीं। तो यहाँ पर लास्ट में लेकिन लिखा है कि हम कह सकते हैं कि पैराग्राफ 3A एप्लीकेबल नहीं होता है, ये आपस में रिलेटेड। इलस्ट्रेशन नंबर 6, A limited owns 60% of voting power of B, which is done A 60%। तो A कौन है? होल्डिंग कंपनी। B कौन है? सब्सिडरी कंपनी। Which is done owns 70% voting power in, मतलब B के पास C का 70% है, आपस में ये होल्डिंग और ये सब्सिडी है, तो ये भी आपस में होल्डिंग और सब्सिडी है। तो हम बात कर चुके हैं पहले भी कई बार, है ना। एक्स लिमिटेड ओन्स द रिमेनिंग वोटिंग पावर ऑफ सी के 30% किसके पास है? एक्स के। ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड एक्स लिमिटेड एंटर्स इनटू ट्रांजैक्शन इन ऑर्डिनरी कोर्स विद ए। एक्स ने ए के साथ ट्रांजैक्शन करी है, तो क्या रिलेटेड पार्टी है? ये कहां से आ गया? एक्स का क्या लेना देना? एक्स और ए तो दूर दूर तक कोई रिलेटेड पार्टी है ही नहीं, है ना। तो ना तो ये कंट्रोल करता है, ना ही सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो ये तो है ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कुछ नहीं है। एक्सेप्शंस ऑफ रिलेटेड पार्टी, following relationship will not be deemed as a related party. Two companies have a director in common, but director is not able to influence the mutual dealing between the party companies. तो दो, एक डायरेक्टर है, दोनों कंपनियों का डायरेक्टर है, लेकिन वो कुछ इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, वो रिलेटेड पार्टी में नहीं आए, ठीक है। दोनों कंपनी रिलेटेड पार्टी में, उन कंपनी के लिए डायरेक्टर तो बीइंग ए की मैनेजरल पर्सन रिलेटेड पार्टी है ही है। देखो ऐसा है ना, एक है एक्स लिमिटेड, एक है वाई लिमिटेड, डायरेक्टर कॉमन है, ये कह रहे हैं एक्स और वाई रिलेटेड पार्टी नहीं है, डायरेक्टर तो इन दोनों के लिए रिलेटेड पार्टी है ही, ये बात नहीं कर रहे, एक्स और वाई रिलेटेड पार्टी नहीं है, ये बात बताई, ठीक है। ए सिंगल कस्टमर और सप्लायर और फ्रेंचाइजियर और डिस्ट्रीब्यूशन और ए जनरल एजेंट विद होम एंटरप्राइज ट्रांजैक्शन आर इन सिग्निफिकेंट वॉल्यूम, यही बात जो आप पूछ रहे थे वही आ गई ना। कोई सिंगल ही सप्लायर या कस्टमर है तो वो जरूरी नहीं है कि वो रिलेटेड पार्टी। प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस, किसी ने हमें लोन दिया है, तो जरूरी नहीं है कि वो हमारे बिजनेस पे कंट्रोल करे। ट्रेड यूनियन है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टेट कंट्रोल एंटरप्राइजेस है, ठीक है। अब रिलेटेड हमने बात क्या करी थी, हमें एक तो रिलेटेड पार्टी को डिस्क्लोज करना है,
और एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को डिस्क्लोज। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस क्या है? इट मीन्स ए ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज और ऑब्लिगेशन बिटवीन रिलेटेड पार्टीज वेदर और नॉट प्राइस इज चार्ज्ड। ये तो हमने पढ़ा था शुरुआत में एएस के। तो एग्जांपल ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है परचेज और सेल ऑफ गुड्स, चाहे वो फिनिश्ड हो चाहे वो अनफिनिश्ड हो, परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, रेंटरिंग और रिसीविंग ऑफ सर्विसेज, लीजिंग और हायर परचेज, ट्रांसफर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट लाइसेंस एग्रीमेंट, फाइनेंस गारंटी एंड कोलेटरल्स, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग और डिप्यूटेशन। तो जैसे गारंटी है, गारंटी देने में जरूरी थोड़ी ना प्राइस चार्ज हुआ हो, इसलिए भी वहां पर लिखा है चाहे प्राइस चार्ज है या नहीं तो गारंटी भी है। तो इन सब चीजों को आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। डिस्क्लोजर, फॉर द पर्पस ऑफ डिस्क्लोजर related parties relationship can be categorized as when the existence of relationship is due to the concept of the control, even when there is no transaction related parties till the following needed: name of the related party and nature of related party relationship। मतलब कोई होल्डिंग सब्सिडी आपस में ट्रांजैक्शन नहीं हुई तो भी आपको बताना पड़ेगा कि ये हमारी होल्डिंग है, ये हमारे एसोसिएट है, ये हमारा जो मतलब जहां पर हमारा ओनरशिप की वजह से है, कंट्रोल की वजह से है, वहां पर ट्रांजैक्शंस है या नहीं आपको डिस्क्लोज करना है। When the existence of relationship is due to significant influence, then no disclosure is required if there is no transaction। किसी का इन्फ्लुएंस है लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं है तो मत बताओ। मतलब कंट्रोल है तो आपको बताना ट्रांजैक्शन है या नहीं कोई लेना देना नहीं। इन्फ्लुएंस है तो तभी बताना जब ट्रांजैक्शन है, क्योंकि इन्फ्लुएंस है तो ट्रांजैक्शन होने पर हो सकता है उसमें फेयर ट्रांजैक्शन ना हो। There are related party transaction. Following details should be disclosed in both cases, whether relationship of control or influence। जब कोई ट्रांजैक्शन होगी तब तो बताना ही है ना, तो क्या बताएंगे? नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी, डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेशनशिप, डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, एनी अदर element of transaction which is essential for understanding the financial statement, amount or appropriate proportion of outstanding and provision for bad debts, doubtful debts, amount written off or written back, period in respect of debt due from the related। क्योंकि ये तो बहुत ही सीरियस बात है, डाउटफुल डेट्स वगैरह होना रिलेटेड पार्टी के। दिस डिस्क्लोजर इज नॉट एप्लीकेबल in case where providing such disclosure would conflict with the reporter's duties of confidentially as specifically required। Disclosure is must of the related party even if the transactions are arm's length transaction or transaction are not influenced by the relation। ठीक है। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहां पर डिस्क्लोजर करने से मान लिया कोई गवर्नमेंट की एजेंसी है या फिर ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट को आर्म्स वगैरह या कुछ ऐसी टेक्निकल रिसर्च से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जहां पर छुपाकर रखना जरूरी है चीज, तो वहां लिखा ना दिस डिस्क्लोजर इज नॉट एप्लीकेबल इन ए केस वेयर प्रोवाइडिंग सच डिस्क्लोजर वुड कॉन्फ्लिक्ट विद द रिपोर्टर्स ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियली एज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड। मान लिया मेरी ऐसी कंपनी है जहां कुछ ऐसी सिचुएशन है कि वहां कॉन्फिडेंशियल रखना है, तो वहां जरूरी नहीं है, अदरवाइज मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा चाहे आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर।
Bhima Limited sold to Arjun Limited goods having a sale value of 25 lakh during a financial year. तो इन्होंने बेचा है, ठीक है, और 25 लाख रुपए का माल, ठीक है। मिस्टर स्ट्रेंथ, तो भीमा ने अर्जुन को बेचा। मिस्टर स्ट्रेंथ मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं भीमा लिमिटेड के, और उनके पास 100% कैपिटल अर्जुन की है। और रे भाई, इसका मतलब की मैनेजरियल पर्सन के पास एक कोर बिजनेस की 100% है, तो ये तो रिलेटेड पार्टी हो गए आपस में। द सेल्स वर मेड टू अर्जुन लिमिटेड एज ए नॉर्मल सेलिंग प्राइस। उससे क्या फर्क पड़ता है, नॉर्मल सेलिंग प्राइस हो या ना हो, ट्रांजेक्शन तो ट्रांजेक्शन है। द चीफ accountant of Bhima Limited does not consider that these sales should be treated any differently from any other sale made by the company despite being made to the controlled company because the sale were at normal and to arm's length comment. हम पहले तो ये कहेंगे कि देखिए, दो चीजों की हमें डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होती है। पहली रिलेटेड पार्टी, दूसरा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, वेदर और नॉट ट्रांजेक्शंस आर एट आर्म्स लेंथ प्राइसेस। आर्म्स लेंथ प्राइसेस है या नहीं, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो पहले तो हमें ये देखना है भीमा और अर्जुन क्या आपस में रिलेटेड पार्टी हैं, तो हम कहेंगे बिल्कुल है। क्यों है, हम रीजन लिख देंगे कि जो मिस्टर स्ट्रेंथ है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं भीमा के, तो ये की मैनेजरियल पर्सन है। और अगर की मैनेजरियल पर्सन किसी को कंट्रोल करते हैं, ओन करते हैं, तो वो भी हमारे आपस में रिलेटेड पार्टी में आ जाएंगे। तो इसलिए भीमा और अर्जुन आपस में क्या है, एक रिलेटेड पार्टी है। तो इनको आपस की ट्रांजैक्शंस को डिस्क्लोज करना है, चाहे वो आर्म्स लेंथ है या नहीं, सबको ही डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आसन में आती, सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, ए हस्बैंड एंड वाइफ आर कंट्रोलिंग 34% पावर इन लिमिटेड। They have a separate partnership firm which supplies the main raw material to the company. The management says that about transaction need not to be disclosed. आप बताइए क्या करना। देखिए, पहली बात तो हस्बैंड और वाइफ के पास 20% से ज्यादा है, इसका मतलब ये तो कंट्रोल करते हैं, और इनके पास ये पहले भी आ चुका है, तो इनके पास एक पार्टनरशिप फर्म है, तो वो भी हम मानेंगे कि वो भी रिलेटेड पार्टी है। डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ये बच सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड के पास 60% शेयर है, इक्विटी शेयर्स हैं वीक में, तो होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप हो गया। और परचेज गुड्स वर्थ ₹50 लाख फ्रॉम वीक द ईयर। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इट इज ऑफ नॉर्मल बिजनेस, देयर इज नो, बिल्कुल गलत है। होल्डिंग सब्सिडी है, तो इन्हें होल्डिंग सब्सिडी है, ट्रांजैक्शन नहीं होती तो भी बताना पड़ता कि कौन है रिलेटेड पार्टी। यहाँ तो ट्रांजैक्शन हुई है, तो इन्हें सब कुछ बताना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन का नेचर, ट्रांजैक्शन अमाउंट। आप डिटेल में सॉल्यूशन में देख लेना पूरा लिखना कैसे है, लेकिन मैं आपको बता ये सारी और लिखनी भी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4, ए फर्म ऑफ फादर एंड सन, दोनों रिलेटिव हैं, रिसीव 2 लाख टुवर्ड्स जॉब वर्क फॉर रामा लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st March. The total job work charges by रामा ड्यूरिंग द ईयर आर, मतलब उन रामा लिमिटेड के पूरा बिजनेस 50 लाख का, जिसमें से फादर और सन की फर्म को 2 लाख का काम मिला है।
द फादर इज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रामा लिमिटेड हैविंग सब्सटेंशियल होल्डिंग। तो फादर जो है की मैनेजरियल पर्सनल हो गए और इसके अलावा सब्सटेंशियल होल्डिंग भी है। तो की मैनेजरियल पर्सन जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, की मैनेजरियल पर्सन है, उसके अलावा होल्डिंग भी है। तो दो तरीके से रिलेटेड पार्टी हो गए ये तो। द मैनेजिंग डायरेक्टर टोल्ड द ऑडिटर दैट सिंस he is not involved in the activity of the firm and since the amount paid is insignificant there is no need to disclose. He further contended that such payment made in the last year were not disclosed. Is the MD right in this approach? बताइए क्या ये सही है? देखिए सबसे पहली बात ये कि पार्टनरशिप फर्म है फादर की, तो इसका मतलब ये जो पार्टनरशिप फर्म है ये भी रिलेटेड पार्टी में बिल्कुल डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मैटर नहीं करता है अमाउंट सिग्निफिकेंट है, तो हमने कभी बात ही नहीं करी कि रिलेटेड पार्टी के साथ हम सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन को ही दिखाएंगे, ऐसा तो कभी भी नहीं हो। सिग्निफिकेंट है या नहीं सब दिखाना पड़ेगा। पिछले साल नहीं दिखाई तो वो गलती है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ए की मैनेजरियल पर्सन? बताइए क्या ये की मैनेजरियल पर्सन है? नहीं है, लेकिन अगर वो एक्टिवली मतलब पार्टिसिपेट करेगा या कंट्रोल करेगा तो है, अदरवाइज कैन ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बी कंसिडर्ड एज ए रिलेटेड पार्टी व्हेन ही पार्टिसिपेट इन द फाइनेंशियल ऑपरेटिंग डिसीजन? बिल्कुल, तो अगर पार्टिसिपेट करता है ऑपरेटिंग डिसीजन में तो उसे लिया जा सकता है की मैनेजर पर्सन की तरह ना। फिर लिखा है वामना लिमिटेड हैज टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, state whether AS18 is applicable if a non-executive director is in a position to exercise significant influence by virtue of owning an interest in the voting power in the, तो बिल्कुल अगर उसके पास वोटिंग पावर है और वो एक्सरसाइज कर सकता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो बिल्कुल वो हमारा रहेगा ना। तो उसको हम रिलेटेड पार्टी मानेंगे। बी नॉन एग्जीक्यूटिव डज नॉट एंजॉय द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लानिंग, तो उसे नहीं लेंगे। तो ए डायरेक्टर को लेंगे एज ए रिलेटेड पार्टी और बी डायरेक्टर नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, आकाश लिमिटेड रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेज है, इस होली ओन सब्सिडरी ऑफ पीक्यू यूके की है, और आकाश लिमिटेड होली ओन सब्सिडरी है पीक्यू। XYZ यूएसए की एक कंपनी है, इज अनदर होली ओन्ड सब्सिडी ऑफ पीक्यू। वुड द रिलेशनशिप बिटवीन आकाश एंड XYZ बी रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज? हाँ, दोनों फेलो है ना, फेलो सब्सिडरी है, तो आपस में इनका कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है ना, आपस में इनका कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। तो लिखा है ये था कि अगर कंट्रोलिंग की वजह से अगर होता है तो कोई ट्रांजैक्शन ना हो तो भी हमें बताना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपस में देखा जाए तो आकाश और XYZ का आपस में कंट्रोल नहीं है। ना तो आकाश के पास XYZ के शेयर है, ना XYZ के पास आकाश। तो इन्हें तभी डिस्क्लोज करना है जब कोई ट्रांजैक्शन होगी, अदरवाइज डिस्क्लोज। तो यहां लिखा है कि कोई ट्रांजैक्शन नहीं है फिर नहीं करना है, क्योंकि दोनों डायरेक्टली एक दूसरे पर ओनरशिप की वजह से रिलेटेड, ठीक है। 7 क्वेश्चन है कि इज द बेसिक ऑफ प्राइसिंग रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज अंडर AS18? क्या AS18 में हमें क्या डिस्क्लोज करना? तो हमें AS18 में दो बातें डिस्क्लोज करनी पड़ती है, तो रिलेटेड पार्टी कौन सी है और का जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है, नेचर क्या है, कितनी सारी चीज, वो हमें वो सारी डिटेल थ्योरेटिकल बता।
है ना। In the consolidated financial statement of a group, would an enterprise that has significant influence over a subsidiary be considered as a related party? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर एक ऐसी होल्डिंग कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी पर कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है, तो क्या उसको आपको रिलेटेड पार्टी तो होगी। हमारे ऊपर होगा तभी तो हम उसे रिलेटेड पार्टी करें। हमारी सब्सिडरी के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस, अगर हमारी होल्डिंग के ऊपर कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता तो वो भी रिलेटेड पार्टी, क्योंकि वो होल्डिंग की होल्डिंग हो जाती तो हमारी भी होल्डिंग। सब्सिडरी पर कोई हमारी मलिया कोई सब्सिडी है उस पर इन्फ्लुएंस है तो वो हमारा कोई रिलेशन उससे नहीं, वो नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, पावर लिमिटेड के पास 100% शेयर है एनर्जी के, ठीक है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर द इंडिविजुअल कंपनी इंक्लूडेड इन द इंटर कंपनी सेल्स है, द डायरेक्टर ऑफ कंपनी आर अनेबल टू डिसाइड वेदर द इंटर कंपनी सेल फ्रॉम पावर टू जनरेट रिपोर्टिंग डिस्क्लोजर इन द नोट्स। बताइए जी, यहाँ लिखा है कि पावर के पास में 2% शेयर एनर्जी के हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल द इंडिविजुअल कंपनी इंक्लूडेड इन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इंटर कंपनी सेल बाय पावर टू एनर्जी। 16 द डायरेक्टर ऑफ कंपनी आर अनेबल टू डिसाइड वेदर द इंटर कंपनी सेल फ्रॉम पावर टू शुड गेट रिपोर्टेड एज रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। बताइए, देखिए हमारी दो बातें होती हैं, एक है एक कंपनी है पावर और एक है एनर्जी। अगर हम पावर की बैलेंस शीट बना रहे हैं, या बैलेंस शीट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और एनर्जी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं सेपरेटली, तो ये AS 18 अप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन जब हम कंसोलिडेटेड बनाते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो वहां इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं और उसके लिए अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं। तो अगर हम इंडिविजुअल बना रहे हैं तो बिल्कुल जब हम शो करते हैं सारी बातें बताते हैं, और जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसके लिए हमें ये सब करने की जरूरत, ठीक है। और एक हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग से है एसोसिएट के ऊपर, वो भी हम पढ़ेंगे। के ऊपर अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और उसके अंदर अलग अलग मेथड है, और वो हमें बताता है कि उस मेथड में हमें ट्रांजैक्शंस को कैसे दिखाना। तो ये बात ध्यान रखिए कि एक होल्डिंग सब्सिडी के ऊपर अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एसोसिएट के ऊपर अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसको हमने पढ़ना है। और उसमें जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं कंसोलिडेटेड, तो एलिमिनेट हो जाती है म्यूचुअल ट्रांजैक्शन, तो ये वहां अप्लाई नहीं होता क्योंकि उसके ऊपर अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वो ट्रांजैक्शन विद एन एसोसिएटेड रिक्वायर सेपरेट डिस्क्लोजर इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, क्योंकि वो एलिमिनेट हो जाता, तो अलग से उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर हमारा, तो कंसोलिडेटेड में हमें नहीं दिखाना है, इंडिविजुअल में बिल्कुल दिखाना हमें अलग अलग। इंडिविजुअल जब हम बना रहे हैं, यहाँ कंसोलिडेटेड की बात नहीं आ रही तो दिखाना है, लेकिन जब इंडिविजुअल बनाएंगे दिखाएंगे, कंसोलिडेटेड में नहीं दिख, ये बात आपको। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अकाउंटिंग थ्योरी बेस्ड है। रिलेटेड पार्टी क्या होती है, पार्टी ट्रांजैक्शन क्या होती है, इन्फ्लुएंस क्या होता है, ये सारी, तो इसको कई बार 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 पढ़ना पड़ेगा। जितनी बार आप इसे पढ़ेंगे उतनी बार आप इसको और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और आपको क्लैरिटी